Hello everyone. Once again, welcome to our YouTube channel CS संसार and this is CS स्तुति महाजन। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि हमने वाइफ के नाम के ऊपर फ्लैट परचेज किया हुआ है और उसे हमने रेंट आउट कर दिया। तो रेंट आउट करने से जो हमारी रेंटल इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी किसके नाम के ऊपर रहेगी, मींस कि हस्बैंड के नाम के ऊपर रहेगी या फिर वाइफ के नाम के ऊपर रहेगी। और सिमिलरली अगर हमने उस फ्लैट को सेल कर दिया है तो उस केस में जो कैपिटल गेन्स है वो किसकी इनकम में क्लब होगा। तो आज का टॉपिक जो है वो इन्हीं पॉइंट्स को कवर करेगा। लेट्स सी। फ्लैट परचेज इन वाइफ्स नेम, कैन यू सेव टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स एंड रेंटल इनकम। अगर आपने कोई फ्लैट लेकर रख लिया, उसे आपने रेंट के ऊपर चढ़ा दिए तो आपके पास रेंट से इनकम आएगी। और वंस आपने उसे सेल कर दिया तो उस केस में आपके पास कैपिटल गेन्स हो जाएगा। तो कैपिटल गेन्स या रेंटल इनकम जो है उसके थ्रू आप क्या टैक्स सेव कर सकते हो कि आपने जस्ट अपने वाइफ के नाम के ऊपर फ्लैट को परचेज कर दिया। तो इसके अंदर हमारे दो सिनारियोज हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा केस वन। केस वन क्या है? व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इनटू द नेम ऑफ द वाइफ विदाउट कंसिडरेशन। हस्बैंड ने प्रॉपर्टी ली, एक कोई फ्लैट परचेज किया या फिर कोई प्रॉपर्टी उसने परचेज की, उसने सिंपली उसको ट्रांसफर कर दिया अपने वाइफ के नाम के ऊपर और विदाउट कंसिडरेशन, उसके बदले में उसने उससे कुछ नहीं लिया। तो उस केस में क्या होगा? When a person transfers a house property to his spouse without adequate payment, such person is assumed to be the owner of the transferred property under income tax regulations. तो उस केस में जो ट्रांसफरर है, लेट अस सपोज कि हस्बैंड ने प्रॉपर्टी ली, उसने अपने वाइफ के नाम के ऊपर उसे ट्रांसफर कर दिया और कोई भी उससे एडुकेट कंसिडरेशन जो है बदले में उसने नहीं लिया। तो उस केस में इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है कि ओनर जो है वो हस्बैंड ही रहेगा, क्योंकि उसने सिंपली उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है। लेकिन उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, क्योंकि ओनर उसका जो हस्बैंड है, इस केस में जो हमने केस डिस्क्राइब किया कि ओनर जो है वो हस्बैंड है, तो उस केस में जो भी इनकम आएगी वो हस्बैंड की इनकम ही कंसिडर की जाएगी। According to Section 27 of the Income Tax Act, an individual who transfer any house property without giving appropriate regard to their spouse is assumed to be the owner of the house property thus transferred. केस में हस्बैंड जो है वही ऑनर रहेगा। फर्दरमोर अगर कोई रेंटल इनकम या फिर कोई कैपिटल गेन भी उससे जनरेट होते तो वो भी हस्बैंड के हाथों में ही, हस्बैंड की इनकम के अंदर ही क्लब किया जाएगा। Any rental income or capital gains generated by such residential property are placed in the hands of the individual जो deemed owner है। हस्बैंड ने प्रॉपर्टी ली, उसने सिंपली ट्रांसफर कर दी अपनी वाइफ के नाम के ऊपर, कोई उससे कंसिडरेशन नहीं लिया। सो दैट मीन्स इनकम टैक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसका ऑनर कौन है? हस्बैंड। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट आउट कर दिया तो रेंटल इनकम आ रही है, या फिर उस प्रॉपर्टी को आपने सेल कर दिया, उससे आपको कैपिटल गेन्स जो है वो इनकम हुई है। तो उस केस में ये जो रेंटल इनकम है या फिर कैपिटल गेन्स इनकम है, ये किसकी कंसिडर की जाएगी? हस्बैंड या वाइफ? हस्बैंड की कंसिडर की जाएगी रेंटल इनकम, या फिर उसे अगर कोई सेल करने से कोई कैपिटल गेन्स हुआ है तो उस केस में हस्बैंड की इनकम में ही उसे कंसिडर किया जाएगा। But this implies is that even if you transfer ownership of the flat to your wife without receiving sufficient payment for the transfer, you will still be taxed on any income generated by the property. तो दैट मीन्स अगर आपने पेपर्स के ऊपर ट्रांसफर कर भी दिया, अपने घर को अपने वाइफ के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर भी दिया, तो भी इनकम टैक्स के अंदर जो है, जो हस्बैंड है उसी को ऑनर माना जाएगा। और इस केस में इनकम टैक्स लॉ क्या बोलते हैं कि आपने सिंपली इसको ट्रांसफर किया है टैक्स को इवेड करने के लिए। तो इनकम टैक्स के अंदर अगर आपने ट्रांसफर कर भी दिया है, बिना पेमेंट के उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो ये जो भी इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है या फिर कैपिटल गेन से जो भी इनकम आ रही है, वो हस्बैंड की इनकम में ही क्लब किया जाएगा। तो जिनकी भी ये वाली क्वेरीज हैं कि उन्होंने अपने वाइफ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, उससे उनको रेंटल इनकम आ रही है, तो वो किस में क्लब होगी? तो वो हस्बैंड की इनकम के अंदर ही क्लब होगी। देन केस टू, इसी का सेकंड सिनारियो हम लेते हैं। When a man transfers money to his wife account and uses it to purchase an apartment in her name. अब उसने क्या किया? अब उसने बड़ी चालाकी से पहले ही पैसा ट्रांसफर कर दिया वाइफ के अकाउंट में, उस पैसे से उसने घर ले लिया। ठीक है कि वाइफ के नेम के ऊपर। पहले उन्होंने क्या बोला कि पहले उसने घर तो लिया,
लेने के बाद उसने नाम जो है उसका वाइफ के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, बट कोई कंसिडरेशन नहीं ली। अब सेकंड केस में उसने क्या किया, उसने कंसिडरेशन तो नहीं ली, उसने पहले ही पैसा जो था वो वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उसके अकाउंट से चेक काट के उसने घर जो है वो परचेज कर लिया। अब जो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स इससे भी ज्यादा चालाक है, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि घर लेने के लिए जो पैसा आया है वो हस्बैंड के अकाउंट से वाइफ के अकाउंट में आया है। तो डेट मीन्स हस्बैंड ने जस्ट इसको ट्रांसफर किया वाइफ के अकाउंट में ताकि वो वाइफ के नेम के ऊपर घर परचेज कर पाए। लेकिन इससे जो भी रेंटल इनकम आएगी या फिर कोई कैपिटल गेन्स होते हैं वो हस्बैंड का ही कंसीडर किया जाए। Assuming a man transfer money to his wife account, उसने पहले ही अपने वाइफ के अकाउंट में पैसा डाल दिया और उस पैसे को उसने यूज किया and he uses that money to buy a house in her name, making all the payments from her account। उसने सब जो भी चेक काटने थे ना उसने वाइफ के अकाउंट से ही काटे। इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, that the transfer is of money rather than property। ट्रांसफर उसने किसकी की, पैसे को उसने ट्रांसफर किया। As a result, the clubbing clause of section 64 वुड अप्लाई। तो इस केस में जो क्लबिंग प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। और अगर कोई भी रेवेन्यू आ रहा है, एनी रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द सेल और रेंटल ऑफ सच प्रॉपर्टी वुड बी टैक्सेबल इन द हस्बैंड हैंड। तो उससे क्या हुआ कि अगर कोई भी उनको रेवेन्यू आ रही है, इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है या फिर सेल करने के बाद उनको अगर कोई कैपिटल गेन्स आते हैं, तो उस केस में वो क्लब किया जाएगा हस्बैंड के हाथों में। In this scenario, the transfer is of money rather than house property. Therefore, the clubbing provisions will apply, and the rental income and capital gains derived from such residential property would be taxed in the hands of the transferor। ठीक है, दो केसेस हैं। सबसे पहले है कि आपने सिर्फ वाइफ के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी को ट्रांसफर, लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। तो उस केस में आपके पास जो रेंटल इनकम आ रही है या फिर आपके पास कोई कैपिटल गेन्स आ रहा है तो वो किसके हैंड्स में टैक्स टैक्सेबल रहेगा, तो वो हस्बैंड के हैंड्स में टैक्सेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने कोई कंसिडरेशन नहीं ली, आपने एक तरह से उसको सिर्फ प्रॉपर्टी जो थी वो ट्रांसफर की है वाइफ के नाम के ऊपर। तो इनकम टैक्स के अंदर भी उसका जो डीम्ड ऑनर है वो हस्बैंड ही रहेगा। और अगर हम केस 2 की बात करें, सेकंड सिनेरियो हमने क्या लिया कि हस्बैंड ने पहले ही वाइफ के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद उसने क्या किया, उसने कोई अपार्टमेंट परचेज करना था तो उसकी जो भी पेमेंट्स करनी थी उसने वाइफ के अकाउंट से सब पेमेंट्स कर दी। अब जितनी भी उसने पेमेंट्स किए हैं वो वाइफ के अकाउंट से किए हैं, लेकिन वाइफ के अकाउंट में जो इनकम आई है वो कहाँ से आई है, वाइफ के अकाउंट में इनकम नहीं आई, वाइफ के अकाउंट में सिर्फ उसने फंड्स ट्रांसफर किए। तो फंड्स ट्रांसफर किए हैं उसने हस्बैंड ने, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा क्या कहते हैं कि क्लबिंग प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि उसने ट्रांसफर ऑफ मनी किया है, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं किया। उसने हस्बैंड ने अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ मनी किया वाइफ के अकाउंट में, उससे उसने प्रॉपर्टी परचेज की। तो इस केस में ट्रांसफर ऑफ मनी हुआ, ट्रांसफर ऑफ मनी होने की वजह से क्या होगा, क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो क्लबिंग प्रोविजंस जब एप्लीकेबल होंगे तो ये किसका पैसा था, हस्बैंड का पैसा था। तो जिसका भी पैसा था, जिसकी भी ये इनकम थी, हस्बैंड की इनकम थी, उससे जो भी अब दोबारा से उसने वाइफ के नाम के ऊपर भी चाहे ले लिया, तो जो उसको रेंटल इनकम आ रही है या फिर उसको कैपिटल गेन से जो भी इनकम आ रही है, तो वो क्लब किसके नाम के ऊपर होगी, हस्बैंड के अकाउंट में ही होगी। तो जब भी आप लोग अपना टैक्स सेव करने के लिए प्लान करो तो प्रॉपरली उसको प्लान करो, क्योंकि कई सारे सिनारियोज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि आप टैक्स इवेड कर रहे हैं। तो जहां गवर्नमेंट को लगता है कि आप टैक्स इवेड कर रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस इवेजन को रोकने के लिए पहले ही अलग से सेक्शन उसने अप्लाई कर दिए होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। बहुत सारी क्वेरीज थी, यही वाली क्वेरीज थी कि हमने जो फ्लैट है वो वाइफ के नाम के ऊपर लिया, देन उसको हमने लेट आउट कर दिया, उससे हमें रेंटल इनकम आ रही है। तो क्या वो वाइफ के हैंड्स में टैक्सेबल रहेगा या फिर हस्बैंड के हैंड्स में टैक्सेबल रहेगा। तो जिनकी भी ये क्वेरीज हैं और सिमिलर नेचर की हैं तो वो सारी के सारी हस्बैंड के हैंड्स में ही टैक्सेबल रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपकी इसके बाद क्लियर हो जानी चाहिए क्लबिंग ऑफ इनकम वाली। इन केस अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.